हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टॉपिक चल रहा है हमारा बेटा YDSC का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। YDSC के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे आजकल। 2 शीट्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ऑलमोस्ट 25-25 क्वेश्चंस की। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स और डेवलप होते जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर। YDSC के ऊपर ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। कल मैंने आपको एक पॉइंट शेयर किया था। वो पॉइंट था, 2-3-4 बच्चों का डाउट था इस पॉइंट पे। वो पॉइंट था, व्हाट विल हैपन इफ इन YDSC सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन स्पाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बात ये आती है कि हमें ये पता है कि व्हाइट लाइट जो है ना वो 7 कलर्स की कंपोज्ड है। 7 कलर्स की, किस ऑर्डर में होते हैं वो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक पॉइंट पे जब सारे पॉइंट कलर्स आके मिलते हैं ना, तो जो लाइट बनती है वो हमेशा व्हाइट होती है। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। मान लीजिए आपके पास एक सोर्स ये S1, एक सोर्स है ये S2। यहां से लाइट यहां पहुंची, यहां से लाइट यहां पहुंची। जो सारा वॉयलेट वाला आएगा, इधर से भी वॉयलेट वाला, इधर से ब्लू वाला, इधर से भी ब्लू वाला, इधर से ग्रीन वाला, इधर से भी ग्रीन वाला, इधर से ऑरेंज वाला, और इधर से भी क्या? ऑरेंज वाला। सारे रंग यहां पर पहुंचेंगे। जब सारे रंगों का अपना पाथ डिफरेंस 0 होगा, अपना 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 अपना, तो मीन्स सारे कलर यहां पर पहुंचे इक्वल कंटेंट में, तो क्या पॉइंट होगा वो? दैट वुड बी ए व्हाइट पॉइंट। यानी कि सेंट्रल जो है वो हमें व्हाइट ऑब्जर्व होता है। सेंटर के ऊपर जब हम बात करें सेंट्रल ब्राइट, उसके ऊपर क्या बनता है? डार्क। अब मान लीजिए ये फर्स्ट डार्क है, तो जो डार्क के लिए y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू वो लैम्डा पे डिपेंडेबल होती है पक्का। अब वॉयलेट का अपना है, ब्लू का अपना है, ग्रीन का अपना है, रेड का अपना अपना वेवलेंथ है। इसलिए इनके जो y की वैल्यूज हैं वो अपनी अपनी होंगी। एक ही पॉइंट पे तो नहीं ना सारे कलर्स यहां फोकस हो सकते। ठीक है, तो ये जो डार्क है, पहले ये डार्क आया वॉयलेट के लिए। यानी कि डार्क मतलब क्या होता है? नो लाइट। ये जो डार्क आया ये वॉयलेट के लिए आया। इट मींस विबग्योर पैटर्न से अगर आपने वॉयलेट को हटा दिया तो बाकी बचे जो कलर्स हैं वो रेड की तरफ प्रोमिनेंट होंगे। तो उस लाइट को बोलते हैं रेडिश व्हाइट लाइट। रेडिश व्हाइट लाइट का मतलब व्हाइट लाइट में से वॉयलेट पार्ट खत्म हो चुका है, तो प्रोमिनेंस हम किधर जा रहे हैं? टुवर्ड्स रेड। इसी तरह से एक आगे जाते जाते ऊपर थोड़ा सा रेड का भी डार्क आएगा। रेड का डार्क आने का मतलब क्या? कि रेड वाला पोर्शन ब्लैक हो गया। रेड वाला पोर्शन अब यहां पर डिस्ट्रक्टिव बना रहा है, कैंसल हो रहा है, और सिर्फ बाकी रंग पहुंचेंगे उस पॉइंट पे। अगर विबग्योर में से रेड हटा दो तो जो प्रोमिनेंस होती कलर की वो ब्लूइश कलर की होती है, ब्लूइश व्हाइट बोलते हैं उसको। कंसिडरेशन पता चले ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? जब रेड मिसिंग होगा तो कौन सी चीज होगी? ब्लूइश व्हाइट कलर। ये एक्चुअली लॉजिक होता है, पर आप इतनी डेप्थ में नहीं जाना रंगों में। तो मैंने बताया था कल कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ इन YDSC सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो आपने कहना है, whenever we use monochromatic light,
any single color light, we obtain bright and dark bands on the screen. But when we use a white light, we obtain white band in the central section. Central would be white, and all colorful fringes on the upper and the lower side, but of variable width. But of variable width, सबकी width जो है वो अपनी अपनी होगी. That is the point. पता चला होगा आपको, बस ये कंसेप्चुअल था. ठीक है. फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बच्चों, ये वाला जो पॉइंट था जो हमने किया था नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसिडरेशन में. वो कैसे था आपका कि कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनने. याद आया आपको वो पॉइंट? वो मैक्सिमा मिनिमा जो मैंने कहा था आपने खुद भी करने हैं. नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा. नंबर ऑफ मैक्सिमा में ऐसे जैसे क्वेश्चन आया था आपके कि कितने मैक्सिमास बनेंगे कितने मिनिमा बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ आपने निकाले थी. ये था पार्ट की सेंट्रल. एक ये कंडीशन दी थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. मैंने आपको कहा था कि आपने खुद डिराइव करना है नंबर ऑफ मिनिमास, पर बहुत कम बच्चों ने नोट्स में वो मिनिमा निकाला है. कुछ बच्चों ने निकाला भी था, वो वैल्यू गलत थी. तो मुझे सॉरी कि पहले वो चीज़ बतानी है. कुछ बच्चों का ठीक भी था. सो थैंकफुल टू यू कि आप अच्छी तरह से सीख रहे हो, कर रहे हो. कुछ बच्चों का वो गलत था. आपको ये चीज क्लियर थी? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. मैक्सिमा के लिए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी. साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब एन लैम्डा बाय डी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब एन ग्रेटर देन डी बाय लैम्डा से नहीं हो सकता. टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी? 2d बाय लैम्डा. 2d बाय लैम्डा क्यों लगाया था? क्योंकि d बाय लैम्डा ऊपर d बाय लैम्डा नीचे, तो टोटल क्या 2d बाय लैम्डा. और इसको 1 ऐड क्यों किया था? क्योंकि सेंट्रल पॉइंट जो था वो भी मैक्सिमा था, इसलिए d बाय लैम्डा ऊपर d बाय लैम्डा नीचे प्लस 1 सेंट्रल. और टोटल लेने वक्त हम इस पूरी चीज की इंटेग्रल वैल्यू लेते हैं. मिनिमा का बताता हूं आपको. आइए मिनिमा का करते हैं. पहले लिख लें टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि मैक्सिमा क्या आया था? 2d बाय लैम्डा प्लस 1. पर इस सारे की आपने क्या लेनी है? इंटेग्रल वैल्यू. दिस पार्ट. ठीक है. अब बात आती है मिनिमा की. टोटल नंबर ऑफ मिनिमा की बात करें. हमें पता है फॉर मिनिमा या कह लो डार्क फ्रिंजेस, पाथ डिफरेंस 2n minus 1 lambda by 2. d sin theta 2n minus 1 lambda by 2. Sin theta 2n minus 1 lambda by 2.
ओवर डी, मतलब 2n-1 लैम्डा बाय 2d। ठीक है, ये चीज। अब हमें पता है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब ये चीज 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स 2n-1 lambda by 2d should not be greater than 1. It means 2n-1 should not be greater than 2d by lambda. It means 2d by lambda plus 1. It means n should not be greater than 2d by 2 lambda plus 1 by 2. N should not be greater than d by lambda plus 1 by 2. N should not be greater than d by lambda plus 1 by 2. बात पता चली? ओके, श्योर है जी। अब ये तो एक साइड होगी, तो टोटल नंबर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस वो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ डी बाय, देख लो इस चीज का ट्वाइस ऑफ डी बाय लैम्डा प्लस 1 बाय 2। पर एक चीज टेक्निकली, एक तो इसमें +1 नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो +1 किस लिए किया था? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, और वो पूरे की इंटीजर वैल्यू थी। इसमें ये इस पोर्शन की इंटीजर वैल्यू। अब आपने याद रखनी है ये बात, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी? 2d by lambda plus 1 और 2d by lambda plus 1। जब पूरी वैल्यू आएगी उसकी इंटेग्रल लेनी है, और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या? 2d by lambda plus 1 by 2, जो ये टर्म ब्रैकेट में है उसकी इंटेग्रल वैल्यू ले। ठीक है, पर एक टिप जे ये याद रखने वाली बात जे, एवं तुक्के लगाई जाते कई बच्चे रट्टे लगा लगा के। ये चीज कब वैलिड है? ये चीज कब वैलिड है? अभी आपसे कोई पूछे क्या ये हमेशा वैलिड है? नहीं, ये चीज तब वैलिड है जब डी लैम्डा के कंपेरेबल हो। जब डी लैम्डा के कंपेरेबल हो, लिख छोड़ो, जब डी लैम्डा के कंपेरेबल हो। अगर डी लैम्डा से बहुत ज्यादा हुआ, अगर डी लैम्डा से बहुत ज्यादा होगा, तो याद रखना उसका आंसर देते हैं इनफाइनाइट इमेजेस विल बी ऑब्जर्व्ड और वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस वुड बी ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन में लिखा होता है सो मेनी फ्रिंजेस वुड बी ऑब्जर्व्ड। मान लीजिए आपको डी दिया है 1 मिलीमीटर,
और लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये तो 10⁻³ हो गया, ये 5 × 10⁻⁷ हो गया, तो ये डी लैम्डा से बहुत ज्यादा हुआ ना, बहुत बड़ा हुआ। फिर आपने कहना है सो मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, सो मेनी। कई बार ऑप्शन में यह भी होता है इनफाइनाइट फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, पक्का। पर अगर डी कंपेरेबल टू लैम्डा, D comparable to lambda, then above formula is applicable. संस्कृति पूछ रही है सर कैसे, कोई एग्जांपल दीजिए हमें। ठीक है, क्यों जी सुमीन, एग्जांपल। यस, पुराना पेपर का क्वेश्चन शेयर करता हूं। एक जेई के पेपर का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन करते हैं। एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, इनमें गैप है D = 2 लैम्डा, यानी कि D लैम्डा से जस्ट डबल है। ठीक है ना, D लैम्डा से क्या, जस्ट डबल। अब देखो ना, ये बात मैंने कही क्यों है यार, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा बाय डी। हाँ जी, ठीक है। पहली बात तो लैम्डा बड़ा ही नहीं हो सकता डी से, लैम्डा थोड़ी बड़ा हो सकता है, ये रिलेशन ही ना एप्लीकेबल हो। ठीक, तो ये चीज डी लैम्डा, अगर मैं कहूं डी बहुत बड़ा हो, तो ये तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस डी बहुत बड़ा हो लैम्डा से, तो साइन थीटा छोटा होगा, तो कितनी सारी फ्रिंजेस क्रिएट हो सकती हैं, बहुत सारी। ठीक है ना, पता चली बात। इसलिए डी मान लो क्वेश्चन में दिया है, मान लो मैं कहूं, इसको रब कर दें, मैं कहूं डी की वैल्यू ट्वाइस लैम्डा है, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कैलकुलेट करो। पॉज करिए वीडियो, सॉल्व करिए, शाबाश, निकालिए। One, 2, 3, 4, 5. Now, number of bright fringes. Number of bright fringes. क्या क्या फॉर्मूला, 2D/λ + 1। डी की वैल्यू क्या, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 क्या आया, पर चांस ये इंटेग्रल ही आ गया। ठीक है जी, राइट, पक्का। अब आए नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। क्या फॉर्मूला, ट्वाइस D/λ + 1/2। ठीक है, करें। D कितना है, 2 λ/λ + 0.5,
अब लैम्डा लैम्डा कट गया, क्या बना 2 इंटू 2.5। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर दे देते 5 की सर ये इंटीजर है। ओहो नहीं यार, ये गलत बात है। आप सोचो इसका मतलब क्या है, 2.5 डार्क फ्रिंजेस ऊपर, 2.5 डार्क फ्रिंजेस नीचे। होती है कोई, होती है 2 डार्क 3 डार्क 4 डार्क, बात एप्लीकेबल है। मैं कहता हूं 2.5 डार्क, अब हो गए सर 0.5 डार्क भी होती है कोई, नहीं होती सर, ये कंसिडरेशन में नहीं आएगी। हमें क्या लेनी है, 2 डार्क्स ऊपर 2 डार्क्स नीचे, 2 डार्क ऊपर 2 डार्क नीचे, कितनी होगी। तो मैं इसकी इंटेग्रल वैल्यू लूंगा, ये क्या होगा 2 इंटू 2 कितनी है, यूजुअली वैसे बता दूं, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस ब्राइट से एक कम ही होती है। क्लियर हुई बात। फॉर्मूला याद रखना जी, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सोर्सेस के बीच गैप जो है वो है 3.2 लैम्डा। सॉल्व कीजिए नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क। जल्दी जल्दी, यस कर लिया। चल, नंबर ऑफ ब्राइट क्या क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्राइट फॉर्मूला मेन, अगर फॉर्मूला रटा हो तो फिर बात ही बात बढ़िया। क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ ब्राइट का, 2d बाय लैम्डा प्लस 1, 2d बाय लैम्डा प्लस 1, दिस पार्ट करेंगे। थ्री 3.2 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 बना 6.4 प्लस 1 बना 7.4, आंसर क्या 7। कितनी ब्राइट, 7 ब्राइट। अब नंबर ऑफ डार्क, ट्वाइस d बाय लैम्डा प्लस दिस करें, d कितना 3/2 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 0.5, ये बना 2 इंटू 3.7। अब 3.7 की इंटेग्रल वैल्यू कितनी, कितनियां बनिया 7, कितनियां बनिया 6, आंसर पता चला पक्का। दिस इज द लॉजिक हाउ वी कैलकुलेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए हम क्या अप्रोच करते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस निकालने के लिए हम क्या अप्रोच करते हैं, आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। पर आपको ये चीज जजमेंट होनी चाहिए, ब्राइट फ्रिंजेस लेते वक्त पूरे की इंटेग्रल और डार्क फ्रिंज लेते वक्त इसकी ब्रैकेट की इंटेग्रल। पर ये सारी कथा कब चलती है,
जब डी कंपेरेबल हो किसके, वेवलेंथ के, दिस पार्ट पता चला। अब आगे करते हैं। लो बच्चों, ये टॉपिक बड़े दिनों से कई बच्चे क्वेश्चंस अड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया, आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSE का। आज सिर्फ एक ही टॉपिक समझाऊंगा, एक ही पॉइंट समझाऊंगा, उसका फील लेना। बहुत बढ़िया टॉपिक। मान लीजिए मेरे पास दो सोर्सेस हैं, S1 S2। स्क्रीन दोनों से स्क्रीन पे लाइट पहुंच रही थी, तो हमने पढ़ा YDSE सारा पढ़ा जी। यहां से यहां तो क्या होता है, स्क्रीन पे सेंटर पे ब्राइट बैंड, ऊपर डार्क ब्राइट सारा चक्कर चलता। अब मान लीजिए मैं इसको किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से कवर कर दूं, तो क्या होगा कहो सर कुछ भी नहीं होगा, आप मूर्ख हो, है ना? यही कह रहे हो आदित्य, तो यही कह रहा होगा सर आपका दिमाग नहीं ठीक है, इंटरफेरेंस ही नहीं होगी, यहां से लाइट आगे ही नहीं जाएगी, सिर्फ इसकी लाइट जाएगी, एक ही सोर्स हुआ, ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, तो लाइट ब्राइट डार्क हिस्सों में कैसे बंटनी, खत्म होगी स्टोरी। ठीक है, पक्का। पर अगर मैं इसको एक ट्रांसपेरेंट चीज से कवर करूं, ग्लास स्लैब इसके रास्ते में रखूं, अब मैंने इसके रास्ते में क्या रखा, एक ग्लास स्लैब, तो क्या होगा? दिस इज आवर टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ any transparent medium in the path of one of the slits। ये मेरा आज का समझाने वाला टॉपिक है। फील लिया टॉपिक का? चलिए, ये चीज मैंने अब आपको क्लियर करनी है, introduction of transparent medium in the path of one of the sources। पहले आइए इसका बेसिक कंटेंट समझें। मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, यानी कि मान लीजिए ये 1 नंबर रे है
और ये 2 नंबर पे है। ठीक है जी, दोनों चल रही थी, यहां पर पहुंची ए पॉइंट पे, ये मान लो ए डैश पॉइंट पे, दोनों एयर से चल रही थी सेम वेलोसिटी से। कुछ टाइम बाद, सेम टाइम बाद वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दोनों रेस पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब मैंने इसके रास्ते में यहां पर कोई स्लैब रख दी टी थिकनेस की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और जिसमें वेलोसिटी होगी उसकी, जिसमें मान लीजिए उसकी वेलोसिटी होगी v। एयर में वेलोसिटी कितनी होती है c। मैंने इसके रास्ते में एक स्लैब रखी जिसकी थिकनेस है t, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, जिसमें वेलोसिटी होगी इसकी क्या, v। अब a डैश से b डैश तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, पक्की बात, बड़े बेस लेवल से समझाने जा रहा हूं। डिस्टेंस कितना है जी, t, वेलोसिटी कितनी है जी v को मैं लिख सकता हूं c बाय म्यू। सारी रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, v क्या होगा, c बाय म्यू। तो ये क्या होगा, t म्यू बाय c। यानी कि a से b, a डैश से b डैश तक जाने में उसका टाइम लगा है। यहां पर t क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। कोई भी मीडियम पर वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैं ये मानूं कि ये बच्चों एयर का, ये एयर का ही पोर्शन है, यहां पर एयर ही है, ये वाली जो चीज है ना ये एयर ही है, ये कोई मीडियम नहीं है। यहां पर वेलोसिटी थी c, चली चली, यहां पर भी c c c। क्या इतने टाइम में ये a से b पे पहुंचेगी, पहुंचेगी, ये उससे आगे पहुंचेगी, ये उससे आगे पहुंचेगी। कहते क्यों जी, यार आप खुले में दौड़ रहे हो, एयर में दौड़ रहे हो, ओपन ग्राउंड में दौड़ रहे हो। एक मिनट, छोटी सी बात, ये लाइट ओपन में दौड़ रही है, एयर में चल रही है, और रास्ते में कोई मीडियम आ गया, आप दौड़ रहे हो, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, तो उस ऑब्स्टिकल को आपको पार करके जाना है, तो आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, अगर आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो आपका डिस्टेंस तो कम होगा ना। पर पहले वाला बंदा उतनी वेलोसिटी से जा रहा है, वो उतनी देर में आगे निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। दिस इज द लॉजिक।
ये चली ए डैश से बी डैश, ये चला ए से बी। मैं कहूं इसने कितना डिस्टेंस, इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू दिस टाइम। वेलोसिटी कितनी इसकी? c। टाइम कितना है? t म्यू बाय c। तो ये कितना हो गया? पक्की बात, पक्की बात। अब ये सारा कितना है? म्यू टी। ये कितना है? टी। तो इसको बोलेंगे कि यार इनमें पाथ गैप डेवलप हो गया, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू टी माइनस टी, दैट विल बी द डेल्टा एक्स। तो मैं कहूंगा पाथ गैप इक्वल टू म्यू टी माइनस टी which is mu minus 1 into t। फील लिया टॉपिक का आपने? पहले चीज समझो, लॉजिक समझो। एक रे दूजी रे, एक रे चल रही एयर से, दूजी रे भी एयर से, दोनों टी टाइम बाद एक जगह पे पहुंच जाएंगे। अब एक के रास्ते में आपने मीडियम डाल दिया, एक ने कोई डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां आई, किसी टाइम में, इतना टाइम में ये डिस्टेंस, ये वाली रे उतने टाइम में थोड़ा आगे निकल जाएगी, उनमें रास्ते का फर्क क्रिएट हो जाएगा। उस रास्ते के फर्क को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पाथ गैप। क्या कहते हैं? पाथ गैप। इसका मतलब इस रे को इतना डिस्टेंस, इतना म्यू माइनस 1 इंटू टी डिस्टेंस आगे निकलना पड़ेगा अगर वो बराबर पहुंचना चाहे। इट मींस दो नंबर रे को, रे नंबर 2 को उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टू रीच द स्क्रीन। फील लिया आपने? पक्का? इसका मतलब अगर छोटी सी बात, वेरी स्मॉल पॉइंट, अगर हम किसी एक सोर्स के रास्ते में ट्रांसपेरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो उन दोनों सोर्सेस के अंदर पाथ गैप इन्वॉल्व होता है। कितनी वैल्यू का? कितनी वैल्यू का? म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब हम अपने YDSC एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। आइए चलें उसके अंदर। मेरे पास दो सोर्सेस हैं, दोनों में गैप है स्मॉल डी। मेरे पास ये स्क्रीन है, ये गैप है कैपिटल डी। क्या कंडीशन है? कैपिटल डी मच 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 ग्रेटर देन। अब मैंने इनके सेंटर्स की कंसिडरेशन,
यहां तक पहुंचते वक्त इनका पाथ डिफरेंस क्या था? 0। तो P पॉइंट क्या था? सेंट्रल ब्राइट। क्या था? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है जी, पक्का। अब मैं फिर से ये सेटअप बनाऊं। मेरे पास दो सोर्सेस S1 S2, मेरे पास यहां पर स्क्रीन, मैंने इसके रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लीजिए एक ग्लास स्लैब रख दी। ठीक है, क्या अब ये पॉइंट P ब्राइट पॉइंट होगा? सेंट्रल ब्राइट होगा? कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इनके बीच पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। अगर पाथ डिफरेंस 0 नहीं है इस पॉइंट पे, तो फिर ये सेंट्रल ब्राइट नहीं हो सकता। ये लॉजिक, ये इसका कंटेंट का लॉजिक है। अगर पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो ये सेंट्रल ब्राइट नहीं हो सकता। अब फिर इसका मतलब P पॉइंट को ऊपर या नीचे होना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये सोचना है कि सेंट्रल ब्राइट ऊपर है कि नीचे है। अब सुनो बात बड़े ध्यान से। अगर मैं ये पॉइंट यहां पर लेता हूं, सेंट्रल पॉइंट यहां पर लेता हूं, तो इस रे का डिस्टेंस तो ऑलरेडी ज्यादा था, इसने ज्यादा डिस्टेंस किया था। आप इसके पाथ को और बढ़ा रहे हो तो इसका पाथ और कम कर रहे हो, तो फिर तो पाथ डिफरेंस यानी कि आप और ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। इसका मतलब ये यहां पर नहीं हो सकता। अच्छा जी, समय नहीं लगा अभी, पर मैं दोबारा से समझाता हूं। मान लीजिए ये मैं पॉइंट यहां पर लेता हूं, इससे लाइट यहां पर पहुंची। ठीक है, अब हम इसका पाथ और बढ़ा रहे हैं। पहली का पाथ ज्यादा हो गया था, कितना? म्यूटी। हम दूसरे से गैप और क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब उसका पाथ भी बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों का पाथ डिफरेंस अब 0 हो पाए। ये फंडा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट है सेंट्रल ब्राइट, वो नीचे नहीं हो सकता, वो किधर होगा? ऊपर।
एक लॉजिक और दे दूं रट्टा लगाने के लिए। जिस सोर्स के रास्ते में, जिस सोर्स के पाथ में आपने स्लैब इंट्रोड्यूस की, उसकी तरफ सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट होगा, उसकी तरफ सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट होगा। कंसेप्ट ये लिख छोड़िए। लिखिए, वेन एवर वी इंट्रोड्यूस ए ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ S1, then light from S1 traverses some additional distance therefore P point is not a central bright point. ठीक है, P double dash point can be central bright point if path difference is 0. पाथ डिफरेंस इज क्या? 0। ये कब होगा? एक्स्ट्रा पाथ बाय 1 इज इक्वल टू पाथ ट्रेस्ड बाय 2। ठीक है जी, पक्का पक्का। अब ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये आपको पता ही है कितना होता है, d sin थीटा। क्या नहीं पता? शुरू यहां से ही तो कथा हुई थी। ये कितना होता है? d sin थीटा। इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू क्या? d sin थीटा। म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू क्या? d sin थीटा। हम सारे केसेस के लिए मानते हैं थीटा स्मॉल शुरू से करते हैं। इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू डी टेन थीटा। इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू डी वाई बाई डी। मान लीजिए ये चीज y है, तो फिर y क्या आ गया? म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। y क्या आया? म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट। और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस
शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, ये शिफ्टिंग किधर हुई जे, ये पता चल गया अपवर्ड। शिफ्ट किधर होती है, जिस सोर्स के रास्ते में आपने स्लैब इंट्रोड्यूस की है उधर ये शिफ्टिंग होगी, उधर ये शिफ्टिंग होगी। सारी की सारी फ्रिंजेस, सारी फ्रिंज अगर सेंट्रल ऊपर गई तो फिर सेंटर के ऊपर बनता है डार्क, फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड फर्स्ट ब्राइट, फिर सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप नीचे के रास्ते में करते तो सारा पैटर्न किधर शिफ्ट होता, नीचे शिफ्ट होता। फ्रिंजेस का स्क्रीन पे अप डाउन शिफ्ट होना, इस कंसेप्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, लेटरल शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस। फील लिया टॉपिक का, समय लगा, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, एक में μ1 T1, दूसरे में μ2 T2, फिर देखना आपने कौन μ1 T1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डाटा बड़ा है, जो चीज प्रोमिनेंट हो उसकी तरफ शिफ्ट होगी। समझे बात, पक्का। तो क्या देखा हमने आज अभी कि अगर दो सोर्सेस ऐसे आ रहे हैं तो ये सेंट्रल ब्राइट होता है। अगर सोर्सेस के रास्ते में कोई स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल इंट्रोड्यूस करोगे, क्वेश्चन में लिखा होता है बटर पेपर शीट, लिखा होता है सेलोफेन शीट, ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं। माइका शीट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस दी होगी, इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय, कितना शिफ्ट हुआ, दिस इज द आंसर, μ-1 TD बाय लैम्डा, μ-1 TD बाय लैम्डा। अगर मैं इस चीज को याद करना है, आपने एक चीज पढ़ी है, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, तो डी बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा बाय लैम्डा। डन। तो ये डी बाई डी को मैं लिख सकता हूं बीटा बाय लैम्डा, तो ये क्या आ गया, μ-1 T बीटा बाय लैम्डा। कई बार ये भी यूज होता है। क्लियर हुआ टॉपिक आपको? हाँ जी बच्चों, पक्का। एक ही चीज है, बट दिस लेक्चर इज हाईली इंपॉर्टेंट। इससे अब आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। कई क्वेश्चनों में आपने कहा मुझे 2 दिन हो गए शीट शेयर करते, बच्चे कहते हैं म्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। कोई बात, मैंने तो पहले कहा था थोड़ी पेशेंस, साथ साथ मैं टॉपिक बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ थोड़े क्वेश्चन ट्राई भी करते जाइए। कुछ बच्चे अभी भी क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहे, शीट्स भेज नहीं रहे, ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि टाइम पास होता जा रहा है, सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सिलेबस का चल रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेप्स उठाऊं जिससे आपको गेन हो, बट कुछ आप नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। फिर फायदा क्या होगा अगर आप खुद नहीं टॉपिक करोगे तो होपफुली टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज आपको समझ लग गई है, पक्की बात है। कोई डाउट है तो जरूर भेजिएगा। तो आज लेक्चर यही स्टॉप करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही, राइट। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।